जहां जमीनी विवाद के मामले में दबंगों ने कहर ढाया, साथ ही महिलाओं के साथ मारपीट कर कई सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया। कई लोगों को चोट भी आई। बताते चले कि अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र निवासी कमलेश पत्नी जगदीश कुमार वर्मा ने अपने बयान में कई लोगों पर लगाया गंभीर आरोप, लगाते हुए बताया कि गोहना चौराहे पर सड़क किनारे स्थित मेरी खतौनी की जमीन पर दबंग लोगों द्वारा बीते 13 अप्रैल को अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने मारपीट की। वहीं पीड़िता ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग करते हुए उच्च अधिकारियों से लगाई है न्याय की गुहार। फिलहाल मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा किया और पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पीड़िता ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, देखिए। कमलेश वर्मा कहाँ की रहने वाली हैं? कल आपके यहाँ एक मामला हुआ था, किस बात को लेकर मामला हुआ था, क्या हुआ था? जी, हमारा खेत है, वही जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। हम लोग रोक रहे हैं तो पटक पटक के मार रहे हैं और पैर में भी चोट लगा है। गाड़ी को तोड़ दिए, 4-5 कुर्सी रखी थी वो सब तोड़ दिए और हम लोग जान बचा के 3 लोग थे, जान बचा कर अंदर नहीं गए होते तो मार डालते। अद्धा मार मार के शटर पर निशान बना है और पैर में भी निशान बना है, पट्टी लगी है, टाँका लगा है। आपके साथ जो मारपीट किए थे, क्या नाम था उनका, कहाँ के रहने वाले हैं? आकाश जायसवाल सैजादपुर, शिवम जायसवाल सुरहुरपुर, रत्नेश तिवारी सुरहुरपुर और सोनू सिंह यहाँ पलिया के हैं, जमुनीपुर के। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं की थी कि नहीं? 4 लोग अज्ञात थे, 4-5 लोग। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी कि नहीं? जी, कोतवाली में गए थे। क्या हुआ कोतवाली में? कोतवाली में कह रहे हैं FIR दर्ज हो गए, तो कंप्लेन हुआ है, अभी FIR जांच होगा, उसके बाद होगा। कह रहे हैं मेडिकल करवाए हैं, पता नहीं क्या। ये जमीन, जिस जमीन के मामले में मारपीट हुआ था, ये जमीन कैसा है? ये हमारे पति के नाम बैनामा है और दूसरे भाई ने भेजा, उसमें नहीं लेते, हमारे हिस्से में आते हैं कब्जा करने। उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत की तो क्या आश्वासन दिए उच्च अधिकारी? कुछ नहीं है, हल निकला, कुछ नहीं है आश्वासन दिए। सब लोग आए थे, बोले कि मंगलवार को यहाँ आओ, हमारे पास दोनों पक्ष काम करने के कागज लेके तब कुछ करना है, लेकिन उन लोग माने नहीं, काम भी किए, मारे पीटे भी। CO साहब आए थे, SDM साहब आए थे और SO साहब आए थे, 10-15 सिपाही लोग भी थे। माता जी, क्या नाम है आपका? जो कल विवाद हुआ था वो किस बात को लेकर विवाद हुआ था? अब वो जो साहब जो ने बतावत है, हम दोनों जने साथ रहे हैं। अच्छा, मारपीट में किस किस को चोटें आई हैं, आप बताइए। जी, हमारे आई है, हमारी चाची उनको आई है, हमारे भाई को आया है और पति जी जो हमारे 3 लोग को लेके पुलिस वाले चले गए थे, वहाँ बंद कर लिए थे। वो पति जमानत लेने जा रहे थे, उनको रास्ते में रोक के मारे थे, आकाश जायसवाल और शिवम जायसवाल। इस मामले में आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं हमारे साथ न्याय हो, हमारा जमीन भी बचे, जो लोग मारे हैं उसको जो कानून दे वो सजा मिली और वीडियो कैमरा भी लगाया गया तो वो सब नोच दिए। और वीडियो को अगर फोन में रिकॉर्ड करना चाहते तब भी फोन तोड़ने पर तैयार हो जाते हैं और पुलिस वाले मांगते हैं सबूत। गोवर्धन ब्लॉक के ग्राम पंचायत सोरोठ के मौजापुरा में ग्राम समाज की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने के लिए जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। ग्राम प्रधान और लेखपाल की मिली भगत से दबंग कर रहे सरकारी भूमि पर कब्जा। जनपद मथुरा के थाना मरगोरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम मौजापुरा तहसील गोवर्धन के निवासियों ने अपनी शिकायत को लेकर भारी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। ग्राम समाज की भूमि खसरा संख्या 627 के 2 भाग हैं, जिसमें एक भाग वृक्षारोपण का है जो कि ग्राम के पोखर की तरफ चकबंदी से ही मौजूद है। इसका दूसरा भाग जिसका माइनर की तरफ है, परंतु गाँव के ही कुछ दबंगों लोगों द्वारा वृक्षारोपण की भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप लगाते हुए ग्रामवासियों का कहना है कि अवैध कब्जा करने के उद्देश्य से वृक्षारोपण की जमीन में बल्ली गाड़ दी है। इस अवैध कब्जे में लेखपाल व ग्राम प्रधान की इसमें पूर्ण रूप से मिलीभगत का आरोप लगाया है। ग्रामवासियों का कहना है कि मौजापुरा की वृक्षारोपण बंजर भूमि, पोखर, पशुचर भूमि, ग्राम वाटिका आदि की पैमाइश कराकर वृक्षारोपण पर कर रहे हैं। अवैध कब्जा हटाने की मांग की है।
सबसे पहले अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कप्तान सिंह है। अच्छा, किस गांव के बासिंदे हैं? पुरा के। यहाँ क्या समस्या है जिसको लेकर आप डीएम साहब के पास जाकर लेके गए थे? हमारे यहाँ समस्या है कि गांव का तालाब है कम से कम 200 वर्ष पुराना, और डीएम साहब के पास में हम इसलिए गए कि ये 200 वर्ष पुराना तालाब है। इसमें वीरेंद्र सनोप उदयमान रोहितास सनोप वीरेंद्र, इन्होंने राजस्व टीम को ला करके बिना किसी के सूचना करे और उस तालाब को नपवा दिया, और बिना किसी के आदेश के उस तालाब में से पानी खींच दिया अपने लालच के लिए। लालच क्या था कि इस जमीन को पानी सूख जाएगा तो मैं आसानी से कब्जा कर लूँगा। दूसरी बात यह है कि सड़क की पल्ली पार वृक्षारोपण है, और वृक्षारोपण से लगा हुआ इसका एक चक है, जिस चक का नंबर है 627 खसरा नंबर, और वृक्षारोपण का खसरा नंबर है 626। 626 का खसरा नंबर 200 रकबा 259 और 627 में वृक्षारोपण का रकबा 71, जिसमें से 626 में से करीब 73 रकबा का बहनामा यानी कब्जा करा दिया है, दूसरे लोगों को बेच दिया है। एक खसरा नंबर 71 है, 71 में से भी दूसरे लोगों को कुछ जमीन दे दी है। अब ये जो राजस्व टीम आती है, उस दिन जो विवाद हुआ, जो वार्तालाप हुए, वो केवल इसलिए हुए कि 71 ईयर को वो नापने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी बात यह है कि जो सड़क का जो रकबा होता है, जो कम से कम 120 कड़ी का एक्वायर किया जाता है, और टूए में भी 120 कड़ी है, लेकिन वो केवल उस टोटल 60 कड़ी से लेकर के 60 कड़ी को मुद्दा मानते हुए 60 कड़ी से नाप रहे थे। इसी केवल 30 का उसका आंकड़ा लेकर चल रहे थे, क्योंकि उससे उसका वृक्षारोपण पूरा हो जाता। इससे सिद्ध होता है कि राजस्व टीम इससे मिली हुई है पार्टी से, और वाले चाहते हैं कि बात डीएम साहब के यहाँ पर भी हम कम से कम 2 बस भर के गए, करीब 100-125 लोग तो आसानी से होंगे ही। तो डीएम साहब ने भी हमको ये आश्वासन दिया, और आश्वासन नहीं, हमारे आगे डीएम साहब ने एसडीएम महोदय को फ़ोन भी किया, और फ़ोन में एसडीएम महोदय से ये कहा कि जो है तालाब एवं वृक्षारोपण को सही तरीके से उसकी नाप की जाए, और मजिस्ट्रेट नाप की जाए, नायब तहसीलदार द्वारा उसकी नाप की जाए, जिससे कि गांव वाले संतोष धारण करें या संतुष्ट हो सके। क्या चाहते हैं? अब हम यह चाहते हैं कि तालाब सुरक्षित बना रहे, पशु प्यासे मर रहे, 100 कोस पानी ना, राजस्थान तक के पशु यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं, और वे सब प्यासे यहाँ तक है कि धौलपुर तक के गुजर यहाँ 1,000 पशुओं को लेकर के आते हैं। आज जो पानी की समस्या इतनी ज़बरदस्त बन गई है कि लोग जो है घर में जो है नलकूपों द्वारा या जो है बाल्टी या तसलाओं से जो दूसरी जगह से पानी ला करके पशुओं को पानी पिला रहे हैं। पानी तो तालाब में अब है, लेकिन वो केवल 1 फुट रह गया है, कीचड़ रह गई है। आप इसमें किसकी साजिश मानते हैं, किसकी मिलीभगत से ये सब हो रहा है? ये जो साजिश जो है ग्राम सभा के पटवारी और प्रधान की दोनों की ही मिलीभगत से ये सिद्ध हो रहा है कि गांव वाले का जो नाज उखाते सब जानते हैं कि जब प्रधान की अगर यदि मिलीभगत नहीं है तो वो नाप में क्यों नहीं आते। अरे गांव वालों ने तुमको प्रधान चुना है तो जो गांव वालों को संतुष्ट करें कि भाई अगर वह को रकबा वो प्रधान जी बताते हैं तो कम से कम गांव वाले ने तो बता, में गांव वाले पढ़े लिखे तो हता ना, न गांव वाले ने जिप तो कानून वो जो हता ना, गांव वाले ने तो जो देखी है स्थिति भाई बता रहे कि स्थिति जी है भाई, गांव में तो तालाब देखे हो। अब या तो अधिकारी जाने या प्रधान जाने, हम लोग तो जानते नहीं, हम तो यही है कंगे के जैसा। आरोप लगाया गया था कि आपने पटवारी को बंधक बना के रखा। हाँ, ये आरोप लगायो बिल्कुल मिथ्या। ईमानदारी की बात जो है कि सड़क पे जब नाप करके आई, जब हमनी जावा तब तरक करी कि भाई सड़क को रकबा तुम्हें तनो कम क्यों ना पिरे या 71 क्यों ना पिरे, तो वे जरीबे गुट्टू करके चल दिए, और जरीबे गुट्टू करके यहाँ ठो आके दुकान न पाए के खड़े है। खाली एक आदमी ने बड़े बूढ़े के लिहाज थे, वो बूढ़े थे और वो पटवारी बालक था, उनकी निगाह में खाली तू शब्द या वजह थे कही कि भाई जी हमारा नाती बेटा है, तू शब्द कहना ही उसको अपमानजनक लगा लेखपाल को, और वह अपमानजनक शब्द को जिस प्रयोग करे को साहब हर जन एक्ट माने, मतलब जो जैसी बनती हो आने के साहब वो जाति सूचक शब्द कहें
और वो ते फलानी बात कही है, ढिकानी बात कही, और वहाँ जो है दरख्वास्त ये सब लगा चीजें दी। गलत है। ये सारी गलत है, और ये सब इनने कमेटी करके जा जमपट्टी पे गांव वाले विरोधी ने, जो हम तो विरोधी ही करेंगे, वैसे गाँवों को कोई ऐसा विरोध ना है। 1 किलो पंडित तो का लड़ाई है, काऊ की लड़ाई है तो खाली आई चीज की पोखरे का ही घेर रो है। इनने माँ 60 गांठ करके पटवारी पर नाम मर्द दर्ज रिपोर्ट कराई दी, जबकि पटवारियां ना ही करके गई। पुलिस यहाँ आ गई मौके पे पुलिस वाले ने एक कहानी को उनके रिपोर्ट दर्ज करा। नहीं कोई बात नहीं, ऐसी तो मोहब्बत तो पटवारी न को और किसान को तो सूद और रिश्तो हो तो है। पटवारी ते किसान कछु कह सकत है, पटवारी किसान ते कछु कह सकत है। इनके तो संबंध होते, लेकिन उस संबंध का मतलब जगह दुरुपयोग किया लेखपाल ने। तो हम तो ये चाह रहे हैं साहब कि न तो कोई पूरी बस्ती में करीब 500-600 घर की बस्ती, अगर कोई आदमी ये कह दे कि कोई झगड़ो हो या पटवारी तो कोई शब्द कहो है तो हमारे चोरों को करें, वो हमारा कर देंगे साहब। कोई बात ही ना है भाई ऐसी। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरपाल सिंह है। कौन सा गाँव है? पूरा है। अच्छा, क्या समस्या है जो आप डीएम साहब के पास ज्ञापन देने गए थे? हम ये ज्ञापन देने गए थे, सरकार ये कम से पूर्व जन्मों की पोखर है, हमारा तालाब है, सबसे बड़ा है, मथुरा में इसका नाम है। कई बार ये उठी है तो वहाँ पे सब मथुरा अधिकारियों को सबको पता है कि इतना बड़ा तालाब है कि इसके बराबर हमारे इंडिया में कहीं मिला नहीं है। आज की तारीख में पंडित जी वीरेंद्र पंडित जी ने उस पोखर तालाब को उसमें अपना रकबा बताते हैं, उसमें पटवारी कानी को तहसीलदार और सारे अधिकारियों को ला करके नाप कराई और उसमें मात्र बल्ली गाड़ करके और अपना मुद्दा जमा दिया है। इसलिए हम लोग सभी सरकार के पास गए। अच्छा, क्या कहा डीएम साहब ने जब बात हुई? उस समय पर साहब उन्होंने यही कहा था कि मैं उनको अभी रुकवाता हूँ और आगे आपको जो भी कुछ मदद मेरी होगी वो मैं पूरी करूँगा। नारायण फाउंडेशन के तत्वाधान में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। उत्तर प्रदेश की अग्रणी समाजसेवी संस्था नारायण फाउंडेशन द्वारा अकबरपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा के सामने विशाल भंडारे व जलपान का आयोजन किया गया। नारायण फाउंडेशन द्वारा इस अवसर पर जिले को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त रखने की जूट बैग व बाबा साहब का प्रतीक चिन्ह का भी निःशुल्क वितरण हुआ। जिले के कोने कोने से आए हजारों लोगों ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर नारायण फाउंडेशन की इस पहल के सहभागी बने। नारायण फाउंडेशन के संरक्षक विवेक मौर्य ने कहा, संविधान निर्माता, महान समाज सुधारक, समता मूलक समाज के प्रणेता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर मैं सादर नमन करता हूं। भारतीय संविधान के शिल्पी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जीवन पर्यंत दलितों, पिछड़ों तथा शोषितों के उत्थान के लिए अथक संघर्ष किया तथा समता आधारित समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। बाबा साहब के विचार आज भी हमें सामाजिक समरसता, अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र की मजबूती की प्रेरणा देते हैं। राम मंदिर गर्भगृह के शिखर का निर्माण, पूरा कलश भी स्थापित। बैसाखी के पावन अवसर पर सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के शिखर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। इसके बाद वैदिक पूजन और मंत्रोच्चार के बीच शिखर पर कलश की स्थापना की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि गर्भगृह के मुख्य शिखर पर सुबह 9:15 बजे कलश पूजन का काम आरंभ हुआ, जिसके बाद 10:15 बजे कलश की स्थापना पूर्ण कर ली गई। श्री चंपत राय ने बताया कि परकोटा के 6 देवी देवताओं के मंदिरों में भी कलश स्थापना और ध्वजदंड लगाने का काम किया जाएगा। सप्तऋषि के 7 मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना कर दी गई है। अब परकोटा के मंदिरों व प्रथम तल पर स्थापित होने वाला राम दरबार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जल्द ही शुभ मुहूर्त पर होगी। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनाए जाने वाले यात्री केंद्र की क्षमता बढ़ाकर 2 गुनी की जाएगी। अयोध्या सर्किट हाउस में चल रही निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि हमारा प्रयास है कि मंदिर का निर्माण कार्य अगले 6 महीने में पूर्ण कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर उपलब्ध भूमि पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 62 शू रैक काउंटर व अन्य सामान के लिए अलग अलग काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। राम मंदिर में सोमवार को गर्भगृह के शिखर पर कलश स्थापना से पहले विधि विधान से पूजा की गई और फिर क्रेन की मदद से कलश को ऊपर पहुंचाया गया। साथ ही मंदिर के 70 एकड़ परिसर में 10 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण किया
जाएगा, जिसमें साधना केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर परिसर की मिट्टी परिसर से बाहर नहीं जाएगी। जहां साधना स्थल और पार्क बनाया जा रहा है, वहां मिट्टी भराई की आवश्यकता है, वहां जन्मभूमि की मिट्टी का ही प्रयोग किया जाएगा। हे भगवान, आखिर क्या होने वाला है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का ध्वज पताका लेकर उड़े गरुड़ जी महाराज। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के पास रविवार को एक गरुड़ पक्षी को पतित पावन वाना जैसा ध्वज लेकर उड़ते देखा गया। इस नजारे का वीडियो कैमरों में कैद होकर सोशल मीडिया पर तेजी से छा गया। भक्तों में इसे लेकर उत्सुकता और श्रद्धा काफी बढ़ गई है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बीते रविवार को एक हैरान करने वाला नजारा देखा गया। एक गरुड़ पक्षी को पतित पावन बाना जो मंदिर के नीला चक्र पर लहराता है जैसा दिखने वाला ध्वज लेकर उड़ते हुए देखा गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और भक्तों में आस्था और उत्सुकता बढ़ गई है। आपको बता दें कि वीडियो में उड़ रहा गरुड़ पक्षी ध्वज जैसा ही कपड़ा पकड़े श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाता दिख रहा है। फिर वह समुद्र की ओर उड़ गया और कुछ ही समय में नजरों से ओझल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह घटना शाम 5 बजे के आसपास हुई, जब पुरी में तेज हवाओं के साथ आंधी आई थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि आंधी कुछ देर चली और फिर थम गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि गरुड़ पहले मंदिर के पश्चिमी द्वार के पास मंडराया और फिर समुद्र की ओर चला गया। खास बात यह रही कि पक्षी के गायब होने के बाद आंधी भी धीमी पड़ गई। कई लोगों को यह दृश्य चमत्कारी लगा और उन्होंने इसे भगवान जगन्नाथ से जोड़ा। वीडियो में दिखा कपड़ा पतित पावन वाना जैसा लग रहा था, लेकिन यह पक्का नहीं है कि वह मंदिर का असली ध्वज था या सिर्फ उसी जैसा कोई और कपड़ा। लाइव 24 टीवी न्यूज वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि लोगों में इसको लेकर अलग अलग राय है। कुछ इसे चमत्कार मान रहे हैं तो कुछ इसे महज संयोग बता रहे हैं। मथुरा में संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती का आयोजन अपना दल एस पार्टी मथुरा कार्यालय पर मनाया गया। जिला अध्यक्ष हिमांशु चौधरी जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब अपना दल एस के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल व भीमराव जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिला अध्यक्ष हिमांशु चौधरी ने बाबा साहेब के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डाला व देश के लिए किए गए उनके अथक प्रयासों को सभी के साथ साझा किया। इसी क्रम में सभी पार्टी पदाधिकारियों ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करे। अतः पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बहन अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा आज पार्टी की सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। और आपको बता दें कि सदस्यता अभियान शाजापुर से किया गया, जिसके चलते मथुरा जिले में भी पूरी जिला कार्यकारिणी को सदस्यता अभियान में जुट जाने का आह्वान जिला अध्यक्ष हिमांशु चौधरी ने सभी से किया। जयंती समारोह में मुख्य रूप से जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राधा रमन जी, जिला उपाध्यक्ष जिला अध्यक्ष युवा मंच ठाकुर मानवेंद्र सिंह, जिला मीडिया सचिव गुलाब सिंह, श्री मंजर चौधरी जी, जिला महासचिव वरुण प्रताप, जिला महासचिव गोपाल गौतम जी, जिला उपाध्याय कपिल उपमन्यु जी, व्यापार मंच प्रदेश सचिव लक्ष्मण खंडेवाल जी, जिला उपाध्यक्ष हरिहर रावत जी, जिला अध्यक्ष बौद्धिक मंच सुशील गौतम जी, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मंच राजू खान, जिला अध्यक्ष चिकित्सा मंच डॉक्टर KM अग्रवाल, कन्हैया दिवाकर व समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं हिमांशु चौधरी, जिला अध्यक्ष अपना दल एस मथुरा। आज का क्या कार्यक्रम रखा था आपने? आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अपना दल एस के बैनर तले आज हमने उनकी जन्म जयंती का समारोह का आयोजन किया है, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता सदस्यगण सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। हम सब लोगों ने मिलकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के रचयिता हैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हम लोगों ने। और सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया है कि जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक दलित परिवार में जन्म लेके भारत का देश का नाम रोशन किया और हमारे देश का संविधान के रचयिता वो बने और भारत रत्न से सम्मानित हुए, उसी तरह से हम सब लोगों को भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ आगे बढ़कर देश के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि हम अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। अब पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है सक्रिय सदस्य अभियान भी चलाया जाएगा, ये कब से चालू है? आज हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी शाहजहाँपुर से बाबा साहब जी की जन्म जयंती बनाने के साथ साथ पार्टी का सदस्यता अभियान का भी शुभारंभ कर रही हैं, जो 14 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हो रहा है
और पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी का सदस्यता अभियान आज से लागू हो जाएगा और हम सब लोगों को प्रत्येक जिले में अपने अपने जिले में सदस्यता अभियान का आरंभ करके पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़कर संगठन को मजबूती प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। सुशील गौतम, मुझे बौद्धिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज अपने दल की तरफ से क्या कार्यक्रम रखा गया? अपना दल की तरफ से आज एक परिनिर्वाण दिवस भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में परम आदरणीय हिमांशु चौधरी जी के नेतृत्व में, जो कि हमको ऐसे नेतृत्व में जिलाध्यक्ष दिए हैं, जिस प्रकार इनका जो स्वभाव है, मधुर स्वभाव, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमको ये ऐसा आशा महसूस हो रही है कि ज़िले में हमारी अपना दल एस बहुत ही परचम लहराएगा। आने वाले समय में हम सभी इकाई प्रकोष्ठों को, सभी इकाई सारी चीज़ों को लेकर के आने वाले समय में विधानसभा MP का चुनाव भी हम फाइट करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। लक्ष्मण खंडेलवाल, अपना दल एस उत्तर प्रदेश व्यापार मंच सचिव। आज का क्या कार्यक्रम था आपका? आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती बनाई गई है 135वीं वर्ष की। इसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के साथ साथ में अपना दल एस का सदस्यता अभियान भी सुचारू रूप से चालू रखा जाएगा, जिसका उद्घाटन शाजापुर से हमारी बहन अनुप्रिया पटेल कर रही हैं। मिर्जापुर में पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मंडलीय अस्पताल परिसर में भूमि पूजन किया। इसके अलावा उन्होंने इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लैब से आम जनता को लाभ मिलेगा, तमाम तरह की बीमारी की जांच होगी, इसके साथ ही रोग के फैलने के कारण का भी पता चल सकेगा। मंत्री ने कहा कि संक्रामक रोगों के बारे में उनके कारण का पता चलने पर निवारण करने में भी सुविधा होगी। कहा कि अब मरीजों को भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें सारी सुविधा परिसर में ही मिलेगी। मंडलीय अस्पताल में चिकित्सकों की कमी पर कहा कि सरकार विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बताया कि मेडिकल कॉलेजों में केंद्र सरकार के द्वारा 75,000 मेडिकल सीट बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर की कमी को दूर करने के लिए मुंह मांगे दाम पर उन्हें सेवा के लिए तैनाती का भी प्राविधान है। अगर कोई आता है तो उसे सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में अमृत फार्मेसी के लिए भूमि पूजन किया गया है। बिल्डिंग बनाने के बाद इस फार्मेसी में 6.5 हजार से अधिक जीवन रक्षक दवाएं बाजार दर से 60 से 70% की कमी पर मिलेंगी। हर प्रकार की मर्ज की दवा के साथ ही सर्जिकल सामान उपलब्ध होंगे। इस मौके पर विधायक रिंकी कौल, भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रज भूषण एवं मेडिकल कॉलेज के अधिकारी मौजूद रहे। रोल है मैम, आज सौगात मिली, काफी सौगात आपके द्वारा मिला, क्या क्या है इसमें और कैसे? मिर्जापुर की जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार यहाँ की सांसद भी बनी हूँ और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से तीसरे कार्यकाल में मुझे दोबारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का दायित्व मिला है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से विकास की एक और कड़ी आज जुड़ रही है। अमृत फार्मेसी जो हमारे सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत एक आम आदमी की जेब से जो पैसा खर्च होता है दवाओं के लिए, उसको कम करने की हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं। ये जो अमृत फार्मेसी आज हमारे मंडलीय अस्पताल में स्थापित की जा रही है, इसमें 6,500 किस्म के ऐसी अलग अलग जीवन रक्षक दवाएं और ब्रांडेड दवाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ वैक्सीन्स हैं, सेरा है और तमाम किस्म के ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट्स हैं और बहुत सारे कार्डियक इम्प्लांट्स हैं। ऐसे बहुत सारे सर्जिकल इम्प्लांट्स हैं, दवाएं हैं, वैक्सीन है, जो यहाँ पर आम जनता को 60 से 70% जो बाजार मूल्य होता है उससे कम दाम पे उपलब्ध होंगी। तो मिर्जापुर की जनता को एक बहुत बड़ी राहत इस अमृत फार्मेसी के माध्यम से मिलेगी। अब कैंसर हो या हृदय रोग हो, डायबिटीज हो, कोई भी गंभीर बीमारी हो जिसकी दवाओं पर लगातार जेब से एक बहुत मोटी रकम खर्च होती है, अमृत फार्मेसी से वही दवाएं, इम्प्लांट्स अगर आप खरीदेंगे तो 60 से 70% आपके पैसे की बचत होगी। मैम, बहुत से डॉक्टरों की कमी है कार्डियोलॉजिस्ट से लेकर जो अस्पतालों में, तो देखिए ऐसा है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स देश में बढ़े उसके लिए व्यापक स्तर पे भारत सरकार प्रयास कर रही है। आपने देखा कि हमारी सरकार के 11 साल में हमने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई,
2014 से पहले 380 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, आज हमारे पास 787 मेडिकल कॉलेजेस हैं। हमने यूजी की सीट्स भी बढ़ाई और पीजी की सीट्स भी बढ़ाई, जिससे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बढ़ सके। और इस साल प्रधानमंत्री जी ने तीसरे कार्यकाल में कहा है कि 75,000 और हम मेडिकल सीटें बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये तो देश के स्तर पे हमारी तैयारी है कि डॉक्टर्स बढ़े और स्पेशलिस्ट बढ़े। किसी एक जिला अस्पताल में या मंडलीय अस्पताल में जो स्पेशलिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है वो राज्य सरकार के माध्यम से होता है, क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है। और इसके लिए राज्य सरकार को हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पूरा फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। हमने राज्य सरकारों के लिए प्रावधान भी किया है कि किसी भी स्पेशलिस्ट को ज्वाइन कराने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है, यू कोट वी पे। एक स्पेशलिस्ट बताए कि उसे क्या चाहिए, कितना पैसा उसे चाहिए, हम देने को तैयार हैं। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार की निरंतर ये जो रिक्रूटमेंट की एक्सरसाइज है वो चल रही है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन की बैठक नारघाट उत्सव वाटिका में संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन के प्रांतीय महासचिव ब्रजेश शुक्ला ने प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर नितिन अग्रवाल के निर्देश पर मिर्जापुर भाजपा जिला मंत्री गौरव उमर को उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन का जिला अध्यक्ष घोषित किया है। प्रांतीय महासचिव व प्रदेश सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने व्यापारी समाज को राजनीति में मूल रूप जोड़ने, व्यापारी समाज के लोगों को राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने, व्यापारी समाज की सुरक्षा व भयमुक्त वातावरण देने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेश अग्रवाल ने 2003 में उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन का नींव रखा था, जो आज व्यापारियों के हित में संघर्ष करने का कार्य कर रहा है। व्यापारी समाज को प्रदेश के मुख्य धारा से जोड़ रहा है। उनके अंदर सामाजिक समरसता, राजनीतिक चेतना व भयमुक्त वातावरण में व्यापार करने के लिए प्रेरित करने का कार्य हमारा संगठन करता है। क्रांतिवीर महासचिव ब्रजेश शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में आज व्यापारी समाज सुरक्षित है, भयमुक्त है। पिछली सरकारों में व्यापारियों को लूटा जाता था, उनकी सुपारी लिए जाते थे, उनकी हत्याएं की जाती थी, उनसे छिनैती की जाती थी। लेकिन आज हमारी सरकार और हमारा संगठन व्यापारी समाज को प्रदेश के मुख्य धारा से जोड़कर देश, प्रदेश और व्यापार आगे बढ़ा रहा है। राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री श्री सोहन माली ने अपने उद्बोधन में कहा कि मिर्जापुर शहर व्यापारियों का गढ़ रहा है, जिसके चलते नगर निकाय के चुनाव में व्यापारी समाज हरदम नगरपालिका का चुनाव में जीत होती है। उन्होंने कहा कि व्यापारी एक रहेगा तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मिर्जापुर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरवानी ने कहा, व्यापारी समाज सदैव किसी न किसी व्यापार संगठन के माध्यम से समाज और व्यापारियों की सेवा करता आ रहा है। यह सेवा अनवरत प्रारंभ रहेगा। व्यापारी समाज संगठित होकर ही राजनीतिक पहचान बना सकता है। व्यापारियों के हित में मैं श्याम सुंदर केसरवानी सदैव उनके साथ खड़ा मिलूंगा। व्यापारियों का ये कार्यक्रम चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? व्यापार मंडल का या व्यापार समाज का गढ़ है। राजनीतिक दृष्टि से बराबर नगर पालिका में व्यापार समाज का कब्जा रहा है, चाहे वो पूर्व में इसके चेयरमैन रहे हों या और इसके पहले कई चेयरमैन, सबका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और आज वर्तमान में जो चेयरमैन हैं ये मिर्जापुर के बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। तो इसलिए व्यापार समाज का गढ़ है मिर्जापुर, और व्यापार मंडल यहाँ बहुत प्रगति करेगा। राजनीति में भी इसका बढ़ चढ़ करके भागीदारी होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। धन्यवाद। लेकिन व्यापारियों को विधानसभा और लोकसभा में टिकट कम दिया जाता है। नहीं, जो अच्छे व्यापारी हैं, जिनकी समाज में अच्छी पकड़ होगी, जिनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ होगी, हमारे नेता और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, आबकारी मंत्री माननीय नितिन अग्रवाल जी ऐसे लोगों की सिफारिश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से करेंगे कि इन लोगों को चुनाव लड़ाया जाए, बशर्ते वो अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। मिर्जापुर में 5 विधानसभा है, एक भी व्यापारी को विधानसभा टिकट नहीं दिया। अच्छा कोई व्यक्ति निखर के आएगा और जो क्षेत्र में अच्छा काम करेगा और समाज में अच्छा काम करेगा, जरूर वो आगे बढ़ेगा और हमारा संगठन उस व्यक्ति की पूरी मदद करेगा। जी, आज जो है उत्तर प्रदेश व्यापार संगठन का कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य है इसका? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री आदरणीय श्री नितिन अग्रवाल जी के निर्देश पर श्री गौरव उमर जी को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन जनपद मिर्जापुर का
जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसी उद्देश्य से आज मिर्जापुर में ये बैठक बुलाई गई है और हमारे संगठन का एक मूल उद्देश्य है कि व्यापारी समाज जो हमेशा दूसरों को चंदा देके राजनीति करवाता है, व्यापारी समाज स्वयं राजनीति में आकर अपनी भागीदारी निभाए और व्यापारी भाइयों की मदद करे, जिसका उदाहरण आज मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई है। आदरणीय केसरी जी जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं मिर्जापुर के, इनको देख के बहुत प्रसन्नता हुई है कि व्यापारी समाज बहुत आगे बढ़ रहा है और ये नगर पालिका के चेयरमैन हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। और हमारे संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय नरेश अग्रवाल जी ने इसी उद्देश्य को लेके 2003 में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का गठन किया था कि व्यापारी समाज राजनीति में आए। तो ये उद्देश्य आज मेरे मिर्जापुर में सीधे देखा। चेयरमैन साहब चुनाव जीत के केसरी जी आए हैं, आपके बीच में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई है। और मैं तो चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में व्यापारी समाज, चाहे वो निकाय के चुनाव हो, जिला पंचायत की पंचायत चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या सांसद के चुनाव हो, व्यापारी समाज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चुनाव लड़े और जीत के आए और व्यापारियों की समस्याओं का जी। आप भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री भी हैं और आज आपको जिला अध्यक्ष व्यापार समाज को बनाया गया है, कैसा लग रहा है और क्या व्यापारियों के लिए संदेश है? बहुत सौभाग्य है हमारा कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेश अग्रवाल जी ने 2003 में इस व्यापार मंडल की स्थापना की थी। इसके प्रदेश अध्यक्ष माननीय नितिन अग्रवाल जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री हैं, उसका हमको आज जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठन के महामंत्री आदरणीय विजय शुक्ला जी जो मिर्जापुर के इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित हैं, आज हमको माननीय सोहन जी भाई साहब जो पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हैं और दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, नगर पालिका के यशस्वी चेयरमैन आदरणीय श्याम सुंदर भैया और मिर्जापुर के सैकड़ों व्यापारियों ने हमको आशीर्वाद देकर आज जो व्यापार मंडल का हमको अध्यक्ष बनाया है। निश्चित ही व्यापारियों के लिए क्या योजना है? व्यापारियों के लिए योजना चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, सरकार का जो व्यापारियों को लाभ मिल रहा है, व्यापारियों के लिए जो सरकार की सुविधाएं हैं उसको व्यापारियों तक पहुंचाना। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो व्यापारियों के लिए नई नई योजनाएं ला रही हैं, उससे व्यापारी कैसे लाभान्वित। वर्तमान में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में ही व्यापारी त्रस्त है, ऐसे में आप कैसे उनको समस्याओं का निदान कैसे कर रहे हैं? नहीं, हमको जानकारी तो जिस व्यापारी जो भी व्यापारी कभी भी अपनी समस्या से अवगत कराएगा, उसका चाहे सरकार के माध्यम से हो और चाहे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हो, चाहे शासन प्रशासन के माध्यम से हो, उनकी कमियों को दूर करने का हमेशा काम किया गया है और काम किया जाएगा। प्रशासन का हनुमान मंदिर के अंदर आत्मदाह करने की चेतावनी, शराब की दुकान हटाने की तैयारी में प्रशासन। आश्वासन के बाद हटाया गया मंदिर से काला त्रिपाल, लेकिन नहीं खुला मंदिर का ताला। यूपी के बलिया में शहर कोतवाली मवेशी अस्पताल रोड पर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर खुली नई शराब की दुकान को हटाने का मामले का नया मोड़ आ गया है। क्षेत्रवासियों के द्वारा शराब की दुकान का लगातार विरोध जारी है और इस विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी अपना समर्थन दिया, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने 17 अप्रैल को इस विरोध में शामिल होने की सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। नतीजतन आज सिटी मजिस्ट्रेट आबकारी अधिकारी नगर शहर कोतवाल समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और क्षेत्रवासियों से वार्ता कर अगले दिन शराब की दुकान हटाने का लिखित आश्वासन मिला। घुटने पर आई प्रशासन ने क्षेत्रवासियों से तत्काल काला त्रिपाल हटाने की शर्त रखी। वहीं आश्वासन के बाद क्षेत्रवासियों ने भी प्रशासन के सामने अपनी शर्त रखी है कि काला त्रिपाल आपके आश्वासन पर हटाया जाएगा, लेकिन मंदिर का ताला नहीं खुलेगा। वहीं मौके पर पहुंची प्रशासन को बड़ी चेतावनी दी कि अगर प्रशासन अपने वादे से मुखरती है तो इसी पंचमुखी हनुमान मंदिर के अंदर हम आत्मदाह करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सिटी मजिस्ट्रेट, आबकारी अधिकारी और शहर कोतवाल की होगी।
आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद क्षेत्रवासियों ने मंदिर से काला त्रिपाल हटा दिया और जमकर भगवान हनुमान के जयकारे लगाए गए। इस दौरान प्रशासन से वार्ता कर रहे कारियों ने कहा कि जब तक शराब की दुकान मंदिर के पास से नहीं हटाई जाती है तब तक मंदिर में ताला बंद रहेगा और जिस दिन शराब की दुकान हटाई जाएगी उस दिन क्षेत्रवासी दिवाली मनाएंगे, अन्यथा आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे और प्रशासन के फैसले का चेतावनी के साथ स्वागत किया। आज जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है मवेशी अस्पताल रोड पर मौजूद है। आज सिटी मजिस्ट्रेट भी है, आबकारी अधिकारी भी है, पूरी फोर्स आई हुई है। क्या रहा आज का निर्णय, क्या निर्णय लिया गया? पिछले 10 दिनों से आपका प्रदर्शन ये चल रहा था, धरना चल रहा था कि जो चंद कदमों की दूरी पर आबकारी के द्वारा शराब की दुकान खुलवाई गई है, क्या आज निर्णय क्या लिया गया आप लोग? आज आबकारी विभाग और सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि मंदिर का ये तिरपाल हटाया जाए, काला तिरपाल हटाया जाए। शराब की दुकान कल यहाँ शाम से नहीं रहेगी और दुकान कल खुलेगी ही नहीं और पूरा सामान यहाँ से निकाल लिया जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना ये विरोध प्रदर्शन बंद कीजिए। तो हम लोगों ने कहा है, लिखित रूप से उन्होंने दिया सिटी मजिस्ट्रेट साहब, और वीडियो में हम लोगों का उनका बयान भी है कि इसको हटा लीजिए, आपकी सारी मांगें पूरी की जा रही है। तो हम लोगों ने कहा कि काला तिरपाल आज हटेगा और मंदिर का ताला नहीं खुलेगा। जब पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि शराब की दुकान यहाँ से बंद हो गई, उसके बाद से जैसा कि हमारे आदरणीय प्रमुख जी ने बताया कि इस मंदिर का शुद्धिकरण होगा, गंगा जल डालकर उसको पूजा पाठ किया जाएगा, भंडारा किया जाएगा, कीर्तन किया जाएगा। जब पूरा यहाँ से हो जाएगा तब ताला खुलेगा, तो पूजा पाठ यहाँ पे चालू किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हिला हवाली होती है तो जैसा अनशनकारी और हम लोगों ने ये तय किया है, आदेश हुआ है कि प्रभु के लिए हम लोग अंदर मंदिर के अंदर दरवाजा बंद कर ताला बंद कर ये ड्रामा वाला आत्महत्या नहीं होगा कि हम लोग पेट्रोल में पानी और माचिस भिंगा कर जलने वाला काम नहीं करेंगे। आत्महत्या मतलब ओरिजिनल पेट्रोल और ओरिजिनल माचिस और ओरिजिनल भक्त रहेंगे। शटर के अंदर ताला बनकर और उसकी आत्महत्या किया जाएगा। अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट साहब, कोतवाल साहब, आबकारी विभाग और यहाँ के जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि के यहाँ के होंगे। निवासी कासिम बाजार शहर बलिया। आज सर देखा जा रहा है कि प्रशासन आई है, क्या है पूरा मामला? आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आए हैं, लिखित भी दिए हैं कि दुकान जो शराब की दुकान है जिसके वजह से यह मंदिर बंद है, जिस कारण से उस दुकान शराब की दुकान की वजह से वह दुकान कल शाम तक माने 15 तारीख को शाम तक वह दुकान पूर्ण रूप से यहाँ हट जाएगी। यहाँ तक कि कल दिन भर शराब की उसकी बिक्री भी नहीं होगी। वह दुकान का जो भी माल है, सामान है, बोतलें हैं, वहाँ से शिफ्ट करेंगे। यही इन्होंने हमें आश्वासन दिया है और एक लिखित दिया है। अगर खुद नहीं हटता है तो नहीं हटता है ना, ताला नहीं और कहना ना रुक जा कहाँ बड़े। और तू गिरी जी अभी एक बच्चा नहीं है, हाथ उठाइए। इसी मंदिर के अंदर हम सारे लोग आत्मदाह करेंगे कर देंगे। यही जिसका सारा दोषी जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब होंगे। अब इससे बड़ा कुछ नहीं है, पर्दा नहीं लगाएंगे, आत्मदाह करेंगे। अब हम अपनी प्राण को त्याग देंगे। यही शासन और प्रशासन की मंशा है, तो हमारी जान ले ले बस। आप सबसे निवेदन है कि जिस तरह ये आपके कवरेज से यह मान सम्मान पंचमुखी हनुमान जी का पूर्ण हुआ है, इसी तरह आपका योगदान रहे ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। योगी महाराज के कानून व्यवस्था पर हमें भरोसा है। यह सारी प्रक्रिया हो रही है सिर्फ योगी जी महाराज की वजह से, नहीं तो यहाँ शासन और प्रशासन दोनों सोया है बलिया का। ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई भय नहीं है। क्या है भाई, अब इससे बड़ा कोई चीज क्या हो सकता है? त्याग, प्राण त्याग देंगे बिल्कुल बस। लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो है कैमरे पर बोलने से क्यों भाग रहे हैं? ये आप भी पूछ सकते हैं, मैं उनकी बात को मान लिया। अभी जिला अध्यक्ष, हाँ एक चीज और बता दें, माननीय जिला अध्यक्ष बलिया संजय मिश्रा जी ने लाइन पर आके सिटी मजिस्ट्रेट से बात किया है। उनको भी उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारे संजय मिश्रा जी भाजपा के जो जिला अध्यक्ष है, नवनिर्वाचित जिला के माननीय, उनको भी आश्वासन दिए हैं कि कल माने 15 तारीख को दुकान पूर्ण रूप से खाली हो जाएगी। अध्यक्ष जी ने कहा है कि जिला अधिकारी से हमारी बात हुई है, जिसके द्वारा ये अधिकारी लोग जा रहे हैं। लेकिन सर कुछ जनप्रतिनिधि आप लोग धरने पे बैठे रहे, कुछ जनप्रतिनिधि देखने आए? कोई हम लोग राजनीतिक तौर पर यह मामला नहीं रखे हैं। यह मोहल्ले के वासी हैं, सारे बच्चों ने
जनप्रतिनिधियों से कोई वो नहीं है। जो भी है मेरी उनका स्वागत समस्या है। के जिस पार्टी के जिस दल के लोगों ने हमारा समर्थन किया, हम हृदय से उनका सम्मान करते हैं और ईश्वर करे कि कल यह दुकान हटती है तो परसों कासिम बाजार में प्रत्येक घर पर दिवाली की रौनक देखी जाएगी। जय श्री कि दिवाली है, आप उस दिन कवरेज करेंगे। 24 घंटा कीर्तन होगा, 24 घंटे का कीर्तन होगा, अच्छे ब्राह्मणों द्वारा है शुद्धिकरण होगा। हम लोगों से जो पाप हुआ है उसका हम लोग प्रायश्चित। हर्षाचार्य के नेतृत्व में शुरू हुई सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा का हुआ शुभारंभ। संतों के सानिध्य में भगवान श्री राम के पूजन से हुआ शुभारंभ। पदयात्रा में शामिल सनातनी युवाओं में दिखा भारी उत्साह। प्रयागराज कुंभ में चर्चा में रही हर्षाचार्य के नेतृत्व में शुरू हुई सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा का सोमवार को संत महंत व धर्माचार्यों के सानिध्य में भगवान श्री राम के पूजन अर्चन से विधिवत शुभारंभ हुआ। वृंदावन के अट्टला चुंगी स्थित राम मंदिर से बैंड बाजों की धुन पर शुरू हुई पदयात्रा में शामिल हुए सनातनी युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। पदयात्रा को सफल बनाने के लिए मुंबई से आई किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह बताते चले कि सनातनी प्रचारक हर्षाचार्य के नेतृत्व में युवा पीढ़ी को सनातन से जोड़ने के लिए वृंदावन से युवा जोड़ो पदयात्रा का शुभारंभ किया गया है, जो कि 7 दिन में अलीगढ़ होते हुए संभल पहुंचेगी, जिसका सोमवार को बैंड बाजों की धुन पर ब्रज के प्रसिद्ध संत महंतों के सानिध्य में विधिवत शुभारंभ किया गया। पदयात्रा में शामिल युवा जय श्री राम व वीर बजरंग बली के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। यात्रा का नगरवासियों द्वारा स्थान पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा चौराहे तिराहों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए। कुंभ में जो घायल हुई और उनके द्वारा वृंदावन से यात्रा निकाली जा रही है, आप कहाँ से शामिल हुई और क्या संदेश है? मैं मुंबई से आई हूँ अभी यहाँ पे, और हर्षाचार्य के नेतृत्व में और यहाँ संतन के नेतृत्व में जो यात्रा पद यात्रा निकल रही है वृंदावन से लेके अपना संभल तक का जो यात्रा है, तो उसमें मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आई हूँ। और ये यात्रा बहुत ज़रूरी है युवा पीढ़ियों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी सोई हुई है। वो सोई हुई युवा पीढ़ियों को जागरूक करने के लिए या वृंदावन से संभल तक की जो पद यात्रा है, मैं उसमें सम्मिलित होने आई हूँ और अपनी बच्ची को आशीर्वाद देने। ये धार्मिक यात्रा है या कोई राजनीतिक मुद्दा है? नहीं, ये धार्मिक यात्रा है। इसे हम राजनीतिक बनाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक यात्रा नहीं, ये धर्म की यात्रा है, ये कर्म की यात्रा है। और हम हमारे धर्म के माध्यम से एक ऐसा कर्म करने जा रहे हैं जो समाज के लिए उदाहरण का स्तोत्र हो और युवा पीढ़ियां जागरूक हो। कहते हैं ना, जीव जागो जीव जागो, मतलब जीव है जीव तो कब तक सोएगा। अब तो चर्चा उनको जगाने हेतु आज ये युवा जोड़ो सनातन युवा जोड़ो पद यात्रा का आगाज हुआ है ब्रजभूमि वृंदावन से, मेरे बिहारी जी के भूमि से। देखिए, वृंदावन से आज 14 अप्रैल के दिन हम महाराज जी के मार्गदर्शन में एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, एक पद यात्रा जिसको हमने नाम दिया है सनातनी युवा जोड़ो पद यात्रा। और ये यात्रा वृंदावन से शुरू करके आज सुबह हम 1 हफ्ते की यानी कि 7 दिनों में इस यात्रा को पूरा करेंगे और पहुंचेंगे संभल अलीगढ़ होते हुए, और संभल में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य है जन जन में, खासतौर पे युवाओं में धर्म के प्रति जो है वो वापस से वो स्नेह लाना, धर्म के प्रति वो समर्पण लाना जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी विलुप्त तो होता नजर आ रहा है। अपने परिवारों से जो बच्चे विमुख हो रहे हैं उन्हें वापस परिवारों में जोड़ना, नशा मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाना। सर्वप्रथम समस्त सनातनियों को श्रीधाम वृंदावन से धर्म रक्षा संघ के माध्यम से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सबका यह परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य में एक नवयुवती के रूप में एक ऐसी संत जो कुंभ से कहा जाए कुंभ से प्रकट हुई हैं, जिनका नाम हर्षाचार्य जी है। और हर्षा जी ने अगर अपने मन में एक संकल्प लिया है, एक विचार किया है, एक व्यवहार में अपने मन में जगाया है
उनके मन में एक कसक है, एक पीड़ा है। हर्षा जी ये चाहती हैं कि हम अपने सनातन के युवाओं को एक करें, अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए उनको जागृत करें, उनको एकत्रित करें। नौकरी करना, व्यापार करना, व्यवसाय करना, किसी अपने कार्य में लगे रहना ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ में नशा मुक्त हो करके हर व्यक्ति को अपने धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। जो हर्षा जी कर रही हैं, हमारा धर्म रक्षा संघ वृंदावन पूरी तरह से हर्षा जी के समर्थन में है, हर्षा जी के साथ में है। और हम सब ये चाहते हैं कि हर्षा जी जैसे अनेक नवयुवक नवयुवतियां संत के रूप में प्रकट हों और पूरे सनातन को, पूरे देश में एक ऐसी लहर प्रकट कर दें जिस लहर में समस्त सनातनी पूरी तरह से एक हो जाएं। कोई जाति नहीं हो, कोई पाति नहीं हो, कोई भेद नहीं हो, कोई भाव नहीं हो। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। संत वही है जिसके हृदय में देश के प्रति प्रेम होता है। सबसे पहले देश है, उसके बाद हमारा धर्म है, हमारा धर्म है और हमारा देश है। जय श्री कृष्ण। अर्चना है। मथुरा जनपद में जगह जगह रही हनुमान जन्मोत्सव की धूम। हनुमान मंदिरों के अलावा श्री शनिधाम में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब। प्रमुख समाज सेवियों के द्वारा शनिदेव मंदिर कोकिलावान में श्री हनुमान जी के साथ साथ शनि महाराज की सेवा उपासना की गई। प्रमुख समाज सेवी श्री अनिल वर्मा जी ने हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर कोकिलावन शनिधाम में शनिदेव एवं हनुमान जी भव्य आरती मंदिर के महाराज जी के साथ की तथा गोलोकवासी श्री शादीलाल वर्मा जी की याद में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोकिलावन आने वाले हजारों श्रद्धालुओं ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। प्रमुख समाज सेवी प्रदीप बनर्जी ने भी शनि महाराज के दर्शन के साथ विश्व में शांति के लिए पूजा अर्चना की और भंडारा से भक्तों को प्रसाद वितरण किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अभिषेक शर्मा एवं कृष्णा ब्रजवासी व अन्य भक्तगण मौजूद रहे। मथुरा से संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। जी, सबसे पहले अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका? समाज सेवी प्रदीप बनर्जी। जी, आज जो आयोजन किया गया है, किस उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया है? यह आयोजन श्री हनुमान जयंती के पावन पर्व पर सारे ब्रज में बड़ी धूमधाम से आज कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में कोकिलावन में शनिधाम मंदिर में शनिदेव भगवान की पूजा अर्चना के साथ साथ हमारे प्रमुख समाज सेवी श्री अनिल वर्मा जी के पिता गोलोकवासी श्री शादीलाल वर्मा जी की स्मृति में आज भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया है और शनिदेव भगवान की आरती पूजा अर्चना की गई। अब तक कितने लोगों ने यहाँ भंडारा प्रसाद ग्रहण किया होगा? यह भंडारा सुबह से लगातार चल रहा है और यह हम रात तक संपन्न होगा। उसमें काफी भक्तों ने जिसकी कोई गिनती नहीं बताई जा सकती, असंख्य लोगों ने इस प्रसाद का आनंद लिया। शहीदों के लिए अमर्यादित भाषा बोलने वालों को दफनाया जाएगा। देश के आन बान शान के लिए अपने जीवन की बाजी लगाने वाले रणबांकुरों के खिलाफ अमर्यादित भाषा बोलने वालों को दफनाया जाएगा। वीर शिरोमणि राणा सांगा के सम्मान आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि राणा सांगा ही नहीं, देश को स्वतंत्र कराने में अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले शहीदों का हमें आभारी होना चाहिए, न कि उनके लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे जो लोग बोल रहे हैं उसका मजा उठा रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग बोलेंगे उनको दफनाया जाएगा। देश के वीर सपूत वीर शिरोमणि राणा सांगा के सम्मान में क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित समारोह में अतिथि बनकर पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश को आजादी दिलाने के लिए वीर सपूतों में अपने जीवन का बलिदान दिया है। आज इस आजादी का मजा आप और बेटे दे रहे हैं। अगर उनके द्वारा या किसी के द्वारा देश के वीर सपूतों के बारे में प्रयोग किया जाएगा तो क्रांति होगी, और जब क्रांति होगी तो उनको दफनाने का काम भी किया जाए।
अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया आज वीर राणा सांगा के भव्य बादों पे जो कार्यक्रम यहाँ हुआ है क्षत्रिय समाज से, मैं भी एक दलित नेता हूँ। आज मैं राणा सांगा के जो बारे में जो जिन्होंने बोला है ये सारे अभर्याता भाषा बोला गया है। आज अगर वह नहीं रहते, आज भगत सिंह नहीं रहते, महात्मा गांधी नहीं रहते, मंगल पांडे नहीं रहते, रानी लक्ष्मीबाई नहीं रहती, तो आज इस आजादी का अगर लाभ उठाने का काम अगर कोई किया है तो आज उसी आजादी के बीच में उन्होंने बाप बेटा भी मजा लिया है। अब बाप बेटे ने मजा लेते हुए आज वो राणा सांगा के बारे में जो बोला है ये अभर्याता भाषा, गलत भाषा बोला है। हम ये कहेंगे कि जो मर्यादा भाषा बोलना है हमारे देश महापुरुषों के बारे में अगर न बोला जाए तो अच्छी बात है, अगर बोला जाएगा तो क्रांति निश्चित होगी, अगर क्रांति होगी तो दफनाने का काम जरूर होगा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का जो बयान आया था उस पर कुछ दिन पहले मुकदमा भी कायम किया गया था, क्या कहना चाहेंगे? उनको मुकदमा कायम होने की जरूरत नहीं, मुकदमा नहीं तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कारागार बना है उसमें भेजने का काम हुआ। आगरा रामजीलाल सुमन राज्यसभा सांसद रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के बाद सपा सांसद रामजीलाल सुमन का बड़ा बयान। ये सब बीजेपी करवा रही है, हम शांति से अपनी बात रख रहे हैं। यह वो लोग हैं जो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री न रहने के बाद उनके घर की सफाई कराते हैं। यह वही दंगा जलसी लोग हैं जो एक नेता के जाने के बाद मंदिर की धुलाई करते हैं। ये लड़ाई पीडीए की है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम अभियान चलाएंगे। अहम मुद्दों से भटका रही बीजेपी, ये लोग कौन है, क्या है, हमें नहीं पता। सुरक्षा व्यवस्था देखना पुलिस का काम है। अपने बयान पर अटल है रामजीलाल सुमन। आगरा से गोविंद शर्मा की रिपोर्ट। हमारी कोई रणनीति नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 19 अप्रैल को यहाँ आ रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं आश्वस्त हूँ कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक नया जज्बा पैदा होगा। जहाँ तक निर्णय का सवाल है, मैं समाजवादी पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूँ। निर्णय पार्टी की मीटिंगों में लिए जाते हैं, निर्णय व्यक्तिगत रूप से नहीं लिए जाते। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर के बातचीत करके आगे की रणनीति क्या हो सकती है तभी हम तय कर सकते हैं। राणा सांगा की जयंती पर जो प्रशासन ने अनुमति दी वो शांतिप्रिय एक सम्मेलन की दी थी, लेकिन जिस तरह से वहाँ तलवारें लहराई गई, नारेबाजी की गई, ऐलानिया पुलिस के सामने जिस तरीके से आपको लेकर के टिप्पणी की गई, उस पर आपका क्या कहना है? ये देखना पुलिस का ही काम है, प्रशासन का काम है कि जिन शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी उन शर्तों का खुला उल्लंघन हुआ है, हिंसक वातावरण बनाने की कोशिश की गई। और मैं चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि कोई हमारी राय से इत्तेफाक करे या न करे, जनतंत्र में सबको अपना विरोध करने का अधिकार है। जहाँ तक विचारों के अभिव्यक्ति का सवाल है, दुनिया में कोई व्यक्ति या कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। हमारे विचार से किसी की असहमति हो सकती है, लेकिन जनतंत्र में और संविधान के मुताबिक हमें विरोध करने के तरीके मिले हुए, उसी के हिसाब से विरोध करना चाहिए। इस देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। हरिपर्वत थाना क्षेत्र में जिन लोगों ने आपके यहाँ 26 तारीख को तांडव मचाया था, मुकदमा दर्ज है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आज इस कार्यक्रम में उस व्यक्ति की भी मौजूदगी है जिसने आपके यहाँ तांडव मचाया था। ओकेंद्र, चिंता का विषय है। 26 मार्च को जो हुआ उसमें 2 प्राथमिकी दर्ज हुई है। एक पुलिस के लोग पिटे, वो प्राथमिकी दर्ज हुई है। एक हमारे पुत्र रणजीत सुमन ने मुकदमा लिखाया था, वो दर्ज हुआ है। मैं अपेक्षा करता हूं कि दोनों ही तहरीरों पर जो मुकदमे लिखे गए उसमें प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो समाजवादी बैठ करके इस मामले में भविष्य की रणनीति तैयार करेगी। क्या लग रहा है? जिस तरह से 2 तस्वीरें सामने आ रही हैं कि पूरे यूपी में 2 भाग कर दिए हैं, दलित वर्सेस ठाकुर, तो क्या लगता है ये सब सत्ताधारी की करमाइश है या फिर कुछ? ये बेकार की बात है। ये हमारी लड़ाई एक जहनीत से, मानसिकता से है। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि लोगों को समान दर्जा दिया जाए। ये वो लोग हैं जो अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री न रहने के बाद उनके मकान की सफाई कराते हैं गंगा जल से। ये वही लोग हैं जिन्होंने राजस्थान के प्रतिपक्ष के नेता को जब मंदिर में गया तो उसकी धुलाई की। ये वही लोग हैं जो जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों की नीयत पर शक करते हैं। तो लड़ाई एक विचार से है। और कुछ लोग जो सामंतवादी लोग हैं, जो यथावत स्थिति चाहते हैं पहले की तरह, वो हमारे देश में नहीं चल सकता। तो ये लड़ाई पीडीए की है और मैं समझता हूँ उसको उतनी गंभीरता से हम ले रहे हैं। संसद जी, आप समाजवादी आंदोलन के एक पुराने नेता हैं। मुलायम सिंह यादव के हल्ला बोल से समाजवादी पार्टी को जाना जाता था, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी की ये चुप्पी कुछ अलग मैसेज देना चाहती है? क्या कारण? नेताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि नेताजी के जाने के बाद
बहुत ही मजबूती के साथ श्री अखिलेश यादव पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, मैं एक व्यक्ति हूं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी मिल करके पूरी स्थिति का आकलन करके इस मामले में निर्णय करेगी। हनुमान मंदिर के बगल से शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरा मुस्लिम समुदाय। कहा, भगवान हनुमान हमारे भी। यूपी के बलिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। हनुमान मंदिर में चंद कदमों की दूरी पर खुले शराब की दुकान के विरोध में अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी मोर्चा खोल सड़क पर उतर गए हैं। शराब दुकान के विरोध में एक तरफ पंचमुखी हनुमान मंदिर पर ताला लगाकर मंदिर को काले कपड़े से ढक दिया गया, साथ ही पूजा पाठ की मंदिर में बंद कर दिया गया। हनुमान जयंती के दिन क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मंदिर के बाहर सड़क पर शुद्धि बुद्धि यज्ञ किया, तो वहीं आज क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंदिर के बाहर सड़क पर बैठकर प्रशासन के इस बेरुखी का विरोध किया और अल्लाह से दुआ मांगी कि मंदिर के पास से शराब की दुकान तत्काल हटाई जाए। समुदाय के लोगों ने कहा कि धर्म किसी का हो, हम अपमान नहीं सहेंगे। हम मुसलमान हैं, लेकिन इस मंदिर के निर्माण से लेकर अब तक हुए हर आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कहा, आज हनुमान मंदिर पर काला कपड़ा देख मन बहुत दुखी और हृदय को कष्ट पहुंच रहा है। शासन और प्रशासन से मांग की है कि शहर के मवेशी अस्पताल रोड पर स्थित हनुमान मंदिर के बगल से शराब की दुकान हटनी चाहिए। इस मामले पर जहां अपने आप को हिंदू संगठन, हिंदू धर्म संगठन कहने वाले चुप हैं, वहीं आज मुस्लिम समाज के लोग मंदिर का पट जल्द खुले और शराब की दुकान हटाने के लिए दुआ किया, जो चर्चा का विषय बना है। परिचय देते हुए बताएं, आज जो है आप जो कासिम बाजार चौराहे से होकर मवेशी अस्पताल की तरफ रास्ता जाता है, पंचमुखी हनुमान मंदिर है। पिछले 5-6 दिनों से जो है काले कपड़े से ढका गया, लगभग 10 दिन होने जा रहे हैं यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए। आज पूरा मुस्लिम समुदाय यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अतहर अली है। मैं मंदिर के ठीक सामने लाल कोठी में रहता हूँ और मंदिर में जो भी सहयोग तन धन से लंगर चले तो पूजा पाठ चले तो हम लोग खड़ा होकर खुद मुस्लिम समुदाय के लोग, यहाँ के लोग जो मुस्लिम बिरादरी के हैं, लोग खड़ा होकर कराते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। और आज ये दिन देखने पड़ रहा है कि मंदिर के ही बगल में 20 मीटर पे या 18 मीटर पे शराब की दुकान खुली हुई है। पीछे पुस्तकालय भी है और पीछे पुस्तकालय है। और उसके बाद उस शराब की दुकान पहले पीछे थी, बढ़ते बढ़ते आगे कल ये वक्त आ जाएगा कि मंदिर को तोड़ के भी शराब की दुकान ये लोग बनवा देंगे। तो मेरी तो यही वो है, निवेदन है सरकार से, चाहे यहाँ के प्रशासन से, कि दुकान को जितनी जल्दी हो बंद करा दे। कम से कम हनुमान जी का पूजा पाठ को रौनक हो, लोग पूजा पाठ करें। औरतें परेशान हैं पूजा करने के लिए, कल पूजा नहीं कर पाई औरतें, आकर पूछती है कि अरे भाई आप बताइए कैसे खुलेगा। हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन किसी के धर्म से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये आत्मा खुद बोले उन लोगों से कि हाँ भाई ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल दे रहे हैं, ना जान रहे हैं ना कि कहानी क्या है क्या नहीं है, अपने से कहानी गठित कर दे रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको प्रशासन जितनी जल्दी हो बंद करा दे। कम से कम पूजा पाठ यहाँ हनुमान जी का चालू हो। हनुमान जी के लिए तो सारे लोग हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान भी हनुमान जी के पीछे देखते हैं कि भाई हनुमान जी हैं, इनका थोड़ा सा दर्शन कर लिया जाए हैं। और काला तो ऐसे ढक दिया गया है, कितना दुख की बात है। इसको ढकना ही दुख की बात है। ये संकट सब पे आ सकता है। प्रशासन को ये बात नहीं दिख रही है ना, प्रशासन जिम्मेदारों को ये बात नहीं दिख रही है। वो तो भाई एक हफ्ते का आश्वासन देकर चली गई है। वो तो बैठ गए हैं कुर्सी पे, तो कुर्सी पे बैठ जाने वाला आदमी क्या सोचेगा? वही सोचेगा मेरा खाली कलम चले। उनको जनता नहीं देख रही है कि जनता से हमको ऊपर जाना है, जनता ही तो ऊपर भेजी है। तो उनको तो शहर के विधायक मतलब अब इस लड़ाई में जो है मुस्लिम समुदाय के लोग भी उतर चुके हैं और ये मांग पहले से ही लगे हैं, शुरू से ही लगे हैं। ठीक, परिचय बताइए और कहाँ आप बैठे हुए हैं, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम है दिलशाद अहमद, मैं हनुमानगढ़ी मंदिर के पास बैठा हूँ। यहाँ मेरे चाचा का घर है लाल कोठी, ठीक है। मंदिर दारू की दुकान को बंद करवाने के कार्य के लिए मैं यहाँ मंदिर के पास बैठा हूँ। उस मंदिर के निर्माण के समय 1-1 रुपये का जब चंदा कटा रहा था तब मैं यहीं पे था। 1-1 रुपया चंदा काट के मंदिर का निर्माण हुआ है। और कल पूजा हनुमान जयंती था, पूजा ना होने के कारण बहुत दुखद हूँ मैं। तो इसलिए आज पूरा मुस्लिम समुदाय बैठा हुआ है जी। तो
पूरा मुस्लिम समुदाय भगवान हनुमान मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं और हनुमान जी के मंदिर पर काला कपड़ा लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि ये दारू का दुकान जो है बंद हो जाए, इसी कारण हम यहाँ मंदिर पे बैठे हैं। हम लोग मंदिर खोलने के लिए पूजा होए इसलिए बैठे हुए हैं हम लोग। बताएं क्या कहना चाहेंगे, आज आप यानी पूरा मुस्लिम समुदाय जो है भगवान हनुमान मंदिर के बाहर बैठा हुआ है और मंदिर पर काला कपड़ा है, वजह क्या है? देखिए, मेरा नाम अबुल फैज है, मैं इस यहाँ का एक नगरवासी हूँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि कल हनुमान जी का जयंती था और मैं जब इस रास्ते से हर साल जब मैं आता जाता तो मैं हर साल यहाँ प्रसाद वितरण किया जाता था और मैं खुद मतलब कि अपने कुछ भाइयों के यहाँ के प्रसाद लेकर आते थे और प्रसाद में खुद बांट कर खुद प्रसाद खाता था। और जिला प्रशासन से हमारी यही मांग है कि ये मंदिर के पास शराब की दुकान है, इस दुकान को जल्द से जल्द हटाए, यही हमारी सरकार की वो है मांग है। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि इस मंदिर पे जिसकी नई निगाह है अगर गड़ी है उसकी नई निगाह है तो बंद हो ही जाए। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में चैत्र नवरात्रि मेला के बाद धाम की गंगा जल से धुलाई किया गया। मेले के दौरान माता विंध्यवासिनी के धाम में किए गए तंत्र मंत्र साधना के बाद परंपरा के अनुसार विंध्याचल धाम का शुद्धिकरण गंगा जल से किया गया। मान्यता है कि गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण करने व भूत प्रेत व योगिनी की विदाई करने से दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिलती है। भक्तों ने मंदिर को धोने के साथ ही पूरे धाम की सफाई की। विंध्य पर्वत पर विराजमान आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी का धाम आदिकाल से साधकों के लिए सिद्धपीठ रहा है। माता के दरबार में तंत्र मंत्र के साधक साधना में लीन होकर माता रानी की कृपा पाते हैं। नवरात्रि में देश के कोने कोने से भक्तों का तांता मां के दरबार में लगता है। साधक धाम में भूत प्रेत लंकिनी डंकिनी व योगिनी का आवाहन करते हैं। मेला खत्म होने के बाद विंध्याचल नगरवासी माता के धाम की गंगा जल से धुलाई करते हैं। अनादिकाल से चली आ रही परंपरा के तहत भक्त घड़ा की पूजा करने के बाद गंगा स्नान करते हैं। इसके बाद घड़े को गंगा जल से भरकर माता के धाम की सफाई करते हैं। माता विंध्यवासिनी सभी का कल्याण करे, सब राजी खुशी रहे। श्री विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने बताया कि माता विंध्यवासिनी के धाम में अभिषेक में शामिल होने वाले भक्त सेवा कर शांति महसूस करते हैं। माता के मंदिर में धुलाई व निकासी से इलाके के लोग बहुत खुश रहते हैं। प्राचीन परंपरा का हम सब निर्वाहन कर रहे हैं। आज क्या होता है, कैसे पूजन होता है? माँ का वार्षिक पूजन ये होता है। विंध्याचल के सर्व समाज के लोग गंगा जी जाते हैं और इस घड़े में जल ले आकर के माँ के चरण में अर्पित करते हैं और जितने भी देवी देवता हैं सबको जो है चढ़ाते हैं। कम से कम आज के दिन 15 से 20 हजार घड़ा जल चढ़ाया जाता है। घटाभिषेक इसको कहते हैं। अच्छा, आप ये मानता है कि आज के दिन माँ का मंदिर का शुद्धिकरण होता है, तो क्या किया जाता है? आज के दिन माँ का विशेष पूजन होता है, निकासी पूजन होता है और जितने भी देवी देवता हैं सब लोगों का विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है। ऐसा कब चला आ रहा है? ये परंपरागत चीजें हैं, हम लोगों को पता नहीं। हम लोग बाबा दादा जो बताए हैं उसी परंपरा को निभा रहे हैं। आज के दिन कैसे पूजा होता है, क्या मानता है? यह परंपरा शुरू से चला रहा है। माँ विंध्यवासिनी के पूरे विश्व क्या ब्रह्मांड के लोग आते हैं, देवी देवता सब माँ का अर्चन करते हैं और उनके कुंड में देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग विराजमान है। जो माँ का स्नान होता है वो पानी वहाँ आता है। तो आज के दिन नवरात्रि बीतता है। सभी नगरवासी एवं जिलावासी सब लोग गंगा जी से घटा में जल लेकर आता है, माँ के चरणों में चढ़ाते हैं और उसके बाद पूरे मंदिर का साफ सफाई करते हैं। माँ से यही प्रार्थना करते हैं, माँ जो हमारा एक तरह से 9 वर्ष प्रारंभ वर्ष प्रतिज्ञा होता है और परिवार को इसको जलाभिषेक करके ये मनौती मानते हैं कि माँ जो हुआ है ये पूरे विश्व का कल्याण हो, सब लोग राजी खुशी रहें और जो बड़ा होता है ले जाकर जंगल में डालकर आते हैं।
नगर पंचायत सोनोली रंग गया भगवा रंग में। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान भक्तों ने निकाला निशान यात्रा। पूरे नगर पंचायत सोनोली बॉर्डर पर वीर बजरंगी हनुमान जी के जयकारे गूंजे। चारों तरफ हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और हनुमान आरती की मधुर ध्वनि कानों में गूंजती रही। पूरे नगर पंचायत सोनोली क्षेत्र में धूप, कपूर, अगरबत्ती की खुशबू तथा हवन की सुगंध हवा में उड़ती रही। जिले के विभिन्न हनुमान मंदिरों में भजन कीर्तन के सुर सुनाई देते रहे। संवाददाता शिवरत्न कुमार गुप्ता, राज। नगर पंचायत सोनोली रंग गया भगवा रंग में। हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान भक्तों ने निकाला निशान यात्रा। पूरे नगर पंचायत सोनोली बॉर्डर पर वीर बजरंगी हनुमान जी के जयकारे गूंजे। चारों तरफ हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और हनुमान आरती की मधुर ध्वनि कानों में गूंजती रही। पूरे नगर पंचायत सोनोली क्षेत्र में धूप, कपूर, अगरबत्ती की खुशबू तथा हवन की सुगंध हवा में उड़ती रही। जिले के विभिन्न हनुमान मंदिरों में भजन कीर्तन के सुर सुनाई देते रहे। संवाददाता शिवरत्न कुमार गुप्ता, राज। चकिया जन संघर्ष समिति को मिला व्यापार मंडल का समर्थन। मांग न पूरी होने पर जलाया जाएगा चेयरमैन का पुतला। चकिया नगर स्थित गांधी पार्क में आज 24वें दिन भी जनसंघर्ष समिति का धरना जारी रहा। नगर के लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए चेयरमैन मुर्दाबाद, अधिशासी अधिकारी मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए विरोध जताया गया। इस अवसर पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राहुल जायसवाल द्वारा आज धरना स्थल पर पहुंचकर जनसंघर्ष समिति के धरने को समर्थन किया गया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन से हम व्यापारी लोग बैठक करके बढ़े हुए टैक्स को वापस लेने के लिए कहा गया, लेकिन नगर के चेयरमैन हम व्यापारी व नगर के लोगों के साथ वार्ता करने से कतरा रहे हैं। जल्द ही उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल बैठक कर नगर पंचायत के खिलाफ अपनी रणनीति बनाकर कार्य करेगी। वहीं राकेश कुमार मोदनवाल, जिला महामंत्री उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल चंदौली द्वारा कहा गया कि अगर बढ़े हुए कर को वापस नहीं लिया जाता तो जल्द ही नगर में बाजार को बंद करके चेयरमैन का पुतला जलाकर विरोध जताया जाएगा। संवाददाता विकेश कुमार। आप अपना परिचय बताइएगा। मैं राहुल जायसवाल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नगर महामंत्री हूँ, चकिया नगर महामंत्री। आज वहाँ पर आए, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैं इस संबंध में कहना चाह रहा हूँ, आज 24वां दिन है धरने भी नहीं है। उनका अपना पालन पोषण कैसे चल रहा है वो लोग जान रहे हैं। सालाना जो भी पहले का कर है वो तो दे रहे हैं, वो तो कैसे कैसे करके दे ही रहे हैं। अब उस पर से भी कर अधिक बढ़ जाएगा तो वो कहाँ से देंगे। इस धरने को क्या व्यापारियों का समर्थन प्राप्त है, क्या कहना चाहेंगे समझ आप? इस धरने को पूरे व्यापार मंडल का पूरे समर्थन प्राप्त है और हमारे अध्यक्ष जी द्वारा सूचना दिया जा रहा है कि चेयरमैन साहब को आइए, आप मीटिंग में बैठिए, जो भी आपकी बात है वो रखिए, परंतु वो प्रत्येक दिन टाल मटोल करते जा रहे हैं, जिससे कि हम लोगों में भी अब धीरे धीरे पूरी की तरह रोष हो रहा है। क्या रणनीति रहेगी व्यापारियों के इस धरने को लेकर? बहुत जल्द ही इस रणनीति आपके समक्ष होगा, 1-2 दिन का अभी समय है। आप अपना परिचय बताइएगा। मैं राकेश कुमार मोदनवाल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का जिला महामंत्री हूँ। चकिया वार्ड नंबर 11 का निवासी हूँ, नगर पंचायत में रहता हूँ। आज 24वां दिन है धरना का और आप व्यापारी नेता किस तरीके से को देखते हैं? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल इस धरने को समर्थन किया है और मैं 24 दिन से लगातार इस धरने में हूँ। एक दिन मेरे तरफ से भी धरने में था, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष लक्ष्मीकांत अग्रहरी जी भी आए थे और यहाँ पे अपना जो वक्तव्य भी दिए थे। धरने पे बैठे थे 4 घंटा और पूरी तरह से हम लोग जन संघर्ष समिति के साथ है। और अभी हमारे मोहन वर्मा जी
लगभग 10 दिन पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था चेयरमैन साहब को और सभासदों को कि आप व्यापार मंडल के मीटिंग में आके व्यापारियों से वार्ता कीजिए। उन्होंने कहा था कि रामनवमी के बाद मैं वार्ता करूंगा, लेकिन अब वो टाल मटोल कर रहे हैं, वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें ये देख के व्यापार मंडल तत्काल 24 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर जबरदस्त मीटिंग बुलाएगी और उस मीटिंग में सारे व्यापारी आएंगे। उसके बाद चेयरमैन के खिलाफ, सचिव के खिलाफ, सभासद के खिलाफ बाजार भी बंद होंगे, पुतले भी जलाए जाएंगे, काले पट्टी भी माने जाएंगे, चक्का जाम भी होगा। ये निर्णय हम लोग बहुत जल्द ही आपको बताने का काम करेंगे कि मीटिंग कल होगा कि परसों होगा। आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन, क्षत्रिय एकत्रित होकर दिखाएंगे ताकत। एक मंच पर पहुंचे कई राज्यों के क्षत्रिय संगठन। कार्यक्रम स्थल पर देर रात तक चलती रही तैयारियां। 21 मार्च को समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर की थी अभद्र टिप्पणी। 26 मार्च को करणी सेना के प्रमुख उपेंद्र राणा ने समर्थकों के साथ राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर किया था उग्र आंदोलन। करणी सेना के कई कार्यकर्ताओं के घायल होने के बाद किया गया था आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन करने का ऐलान। कार्यक्रम से 3 दिन पूर्व करणी सेना के कई लोगों ने डाला था डेरा। घर घर जाकर सम्मेलन में शामिल होने की थी अपील। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय हुए एकत्रित। करणी सेवा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी, राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेर सिंह राणा सहित कई क्षत्रिय नेता मंच में होंगे शामिल। शांत तरीके से सम्मेलन करने की गई अपील। स्थानीय विधायक धर्मपाल सिंह ने व्यवस्थाएं संभाली। पुलिस ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। नहीं होने दिया जाएगा बवाल। ये तो मैंने यहाँ पुलिस का बंदोबस्त देखा और ये बैरिकेडिंग देखी, मैं यहाँ उतरा कि भाई हमें परमिशन मिली हुई है, स्वीकृति मिली हुई है, तो हमारे जो कार्यकर्ता है उन्हें रोके नहीं, उन्हें आने दे ये कहने के लिए हम यहाँ उतरे। क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा रहा है तो रोकने की कार्रवाई न करे, क्योंकि स्वीकृति मिली हुई है। तो हमने बात हो गई है, इनसे चर्चा हो गई है, प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया कि रोकेंगे नहीं, और हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि अनुशासन में इस आयोजन को करेंगे। अरे साहब लाखों पहुंचेंगे, अभी और पहुंच जाएंगे, अनगिनत पहुंचेंगे। पहुंचिए साहब, आइए। कहते हैं कि भूख न जाने झूठी भात, प्यास न जाने धोबी घाट, नींद न जाने टूटी खाट और इश्क न जाने जात बेजात। बिटिया के हाथ अभी पीले भी नहीं हुए कि माँ ही कर बैठी होने वाले दामाद से इश्क। इधर बिटिया हुई खामोश, उधर परिवार को हुआ अफसोस। इधर होने वाले दामाद राहुल की सासू माँ अनीता दामाद राहुल के साथ करने लगी रोमांस। मामला अलीगढ़ के मड्राग थाना क्षेत्र का है, जहां बिटिया शिवानी का विवाह राहुल के साथ होना तय था। आने वाले 16 अप्रैल को बिटिया शिवानी के घर में शहनाइयां बजने वाली थी, लेकिन नियति को दोष दिया जाए या शिवानी की मां अनीता को, कि बिटिया शिवानी की मां अनीता की निगाहों में होने वाले दामाद राहुल के लिए हवस का शैतान जाग उठा। इधर घर में बाप भाई शादी का निमंत्रण कार्ड बांट रहे थे, सगी संबंधी घर में शादी की तैयारी कर रहे थे, तो उधर बिटिया शिवानी की मां अनीता होने वाले दामाद राहुल के साथ भागने की प्लानिंग तैयार कर रही थी। बिटिया शिवानी भी शादी के बाद अपने ससुराल में सास ननद देवर पति को लेकर तमाम सपने देख रही थी, तो उधर मां अनीता भी अपने होने वाले दामाद राहुल संग रंग रलियां मनाने की खूब सपने संजो रही थी। आखिर हुआ भी वही कि शादी की तिथि से ठीक 9 दिन पहले बिटिया की मां अनीता अपने होने वाले दामाद राहुल को लेकर कहीं भाग गई, और अपने साथ करीब 3.5 लाख रुपए नगद और करीब 5 लाख रुपए के जेवर भी साथ लेती गई। इतना ही नहीं, अनीता ने ही बिटिया की शादी राहुल संग तय की थी, और राहुल अक्सर बिना शादी वाले ससुराल में आता रहता था, जहां अपने होने वाली पत्नी शिवानी से बात नहीं कर बल्कि अपने होने वाली सासू मां अनीता से घंटों बंद कमरे में बातें किया करता था। परिजनों के मुताबिक शादी की तैयारियों की शायद चर्चा होती रही होगी, लेकिन अनीता और राहुल जब अपने अपने घरों से अचानक गायब हुए और दोनों घरों से जब बातें हुई तो दोनों परिवार के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। दोनों परिवार समाज की बदनामियों के गम में डूबते गए। तो उधर जो शिवानी राहुल संग अपने सपने देख रही थी,
उसके माथे पर पसीना छलकने लगा। जो परिजन निमंत्रण कार्ड बांट रहे थे वे अब अपने आगंतुक मेहमानों को क्या कहेंगे, इसी सोच में डूबे हैं परिजन। होने वाला दामाद राहुल भी प्यार के खेल में शतरंज का खिलाड़ी निकला, जो अपने परिजनों से यह कहकर घर से निकला कि शादी के लिए कपड़ों की खरीदारी करने मार्केट जा रहा है। उधर अपनी सासू मां अनीता को लेकर प्यार के कबूतर उड़ाने घर से बहुत दूर निकल गया। इतना ही नहीं, अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल ने अपने ससुर को मोबाइल से बात करते हुए यहां तक कहा कि ससुर जी, अनीता अब तक आपकी थी, अब आप उसे भूल जाइए। आज से अनीता हमारी है, हमारी प्रेमिका है, हमारी पत्नी है, हमारी आखिरी जिंदगी है। परिजनों ने थक हार कर अलीगढ़ के मडराक थाना कार्यालय में FIR दर्ज कराई है। अब अलीगढ़ की मडराक थाना की पुलिस मामले की जांच गहनता से करने में जुटी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में सनसनी मचा दी है। लड़की का परिवार और होने वाला ससुराल दोनों हैरान परेशान हैं। लोग इस अनोखे प्यार को लेकर तमाम चर्चा कर रहे हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। लड़की के पिता ने मडराक थाना कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस दोनों के मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस प्यार के राज से पर्दा उठ सके। आगे देखना है, होता है तो क्या होता है। अलीगढ़ से संवाददाता शिवरतन कुमार गुप्ता राज की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? शिवानी। आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? शर्रा दादू के पास पौनी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक कॉल चल रही थी। इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर लें और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ। सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की। परसों की है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए पीली चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में। सबूत भी हमारे पास। 1 लाख कैश थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले। 3.5 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से। परसों 4:30 बजे। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक पत्र संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादू में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व भी आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मडराक में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। कहते हैं कि भूख न जाने झूठी भात, प्यास न जाने धोबी घाट, नींद न जाने टूटी खाट और इश्क न जाने जात बेजात। बिटिया के हाथ अभी पीले भी नहीं हुए कि माँ ही कर बैठी होने वाले दामाद से इश्क। इधर बिटिया हुई खामोश, उधर परिवार को हुआ अफसोस। इधर होने वाले दामाद राहुल की सासू माँ अनीता दामाद राहुल के साथ करने लगी रोमांस। मामला अलीगढ़ के मडराक थाना क्षेत्र का है, जहां बिटिया शिवानी का विवाह राहुल के साथ होना तय था। आने वाले 16 अप्रैल को बिटिया शिवानी के घर में शहनाइयां बजने वाली थी, लेकिन नियति को दोष दिया जाए या शिवानी की मां अनीता को, कि बिटिया शिवानी की मां अनीता की निगाहों में होने वाले दामाद राहुल के लिए हवस का शैतान जाग उठा। इधर घर में
बाप भाई शादी का निमंत्रण कार्ड बांट रहे थे। सगी संबंधी घर में शादी की तैयारी कर रहे थे, तो उधर बिटिया शिवानी की मां अनीता होने वाले दामाद राहुल के साथ भागने की प्लानिंग तैयार कर रही थी। बिटिया शिवानी भी शादी के बाद अपने ससुराल में सास ननद देवर पति को लेकर तमाम सपने देख रही थी, तो उधर मां अनीता भी अपने होने वाले दामाद राहुल संग रंगरलियां मनाने की खूब सपने संजो रही थी। आखिर हुआ भी वही कि शादी की तिथि से ठीक 9 दिन पहले बिटिया की मां अनीता अपने होने वाले दामाद राहुल को लेकर कहीं भाग गई और अपने साथ करीब 3.5 लाख रुपए नगद और करीब 5 लाख रुपए के जेवर भी साथ लेती गई। इतना ही नहीं, अनीता ने ही बिटिया की शादी राहुल संग तय की थी और राहुल अक्सर बिना शादी वाले ससुराल में आता रहता था, जहां अपने होने वाली पत्नी शिवानी से बात नहीं कर बल्कि अपने होने वाली सासू मां अनीता से घंटों बंद कमरे में बातें किया करता था। परिजनों के मुताबिक शादी की तैयारियों की शायद चर्चा होती रही होगी, लेकिन अनीता और राहुल जब अपने अपने घरों से अचानक गायब हुए और दोनों घरों से जब बातें हुई तो दोनों परिवार के पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। दोनों परिवार समाज की बदनामियों के गम में डूबते गए। तो उधर जो शिवानी राहुल संग अपने सपने देख रही थी, उसके माथे पर पसीना छलकने लगा। जो परिजन निमंत्रण कार्ड बांट रहे थे, वे अब अपने आगंतुक मेहमानों को क्या कहेंगे, इसी सोच में डूबे हैं परिजन। होने वाला दामाद राहुल भी प्यार के खेल में शतरंज का खिलाड़ी निकला, जो अपने परिजनों से यह कहकर घर से निकला कि शादी के लिए कपड़ों की खरीदारी करने मार्केट जा रहा है। उधर अपनी सासू मां अनीता को लेकर प्यार के कबूतर उड़ाने घर से बहुत दूर निकल गया। इतना ही नहीं, अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल ने अपने ससुर को मोबाइल से बात करते हुए यहां तक कहा कि ससुर जी, अनीता अब तक आपकी थी, अब आप उसे भूल जाइए। आज से अनीता हमारी है, हमारी प्रेमिका है, हमारी पत्नी है, हमारी आखिरी जिंदगी है। परिजनों ने थक हार कर अलीगढ़ के मडराक थाना कार्यालय में FIR दर्ज कराई है। अब अलीगढ़ की मडराक थाना की पुलिस मामले की जांच गहनता से करने में जुटी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में सनसनी मचा दी है। लड़की का परिवार और होने वाला ससुराल दोनों हैरान परेशान हैं। लोग इस अनोखे प्यार को लेकर तमाम चर्चा कर रहे हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। लड़की के पिता ने मडराक थाना कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस दोनों के मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस प्यार के राज से पर्दा उठ सके। आगे देखना है होता है तो क्या होता है। अलीगढ़ से संवाददाता शिवरतन कुमार गुप्ता राज की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? शिवानी। आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? झर्रा दादो के पास पौनी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के रही है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ। सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की। है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में। सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादो में
राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल उपरोक्त के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मर्दाख में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। सरकारी स्कूलों की किताबें सस्ती, लेकिन कॉन्वेंट स्कूलों की किताबें क्यों इतनी महंगी? हर साल नई यूनिफॉर्म, हर महीने नया फंड, कब रुकेगा ये लूट का खेल? महाराजगंज में कांग्रेसियों ने पूर्व जिलाध्यक्ष शरद कुमार सिंह बबलू के नेतृत्व में कॉन्वेंट स्कूलों के मनमानेपन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। फीस और बेहतर शिक्षा तथा सुविधा के नाम पर दिन दहाड़े खुली लूट। महाराजगंज में कॉन्वेंट स्कूलों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित दिया ज्ञापन। पूर्व जिलाध्यक्ष शरद कुमार सिंह बबलू ने कहा कि जिले से लेकर प्रदेश भर में शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। राज्यपाल को संबोधित अपने ज्ञापन में लिखा है कि निजी एवं कॉन्वेंट स्कूलों के मनमानेपन पर अंकुश लगाया जाए तथा छात्रों के हित में अविलंब ठोस कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में विनोद कुमार सिंह, नूर आलम, भूपेंद्र मिश्रा, देवेंद्र उपाध्याय, कुंज बिहारी, राजन कुमार सहित दर्जनों कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराजगंज से संवाददाता शिवरतन कुमार गुप्ता राज की रिपोर्ट।